अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पास पेपर सेशन। आज P1 पेपर हमने सॉल्व करना है, ये अक्टूबर नवंबर का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रेन लिफ्ट्स अ हैवी लोड एट अ स्टेडी रेट विच यूनिट इज सूटेबल फॉर द आउटपुट पावर ऑफ द क्रेन मोटर। पावर के बारे में पूछा है। एज वी ऑल नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर का जो यूनिट है वो होता है जूल पर सेकंड, या जो इसका ऐसे यूनिट होता है वो वॉट होता है। तो इट मींस व्हाट इज द राइट ऑप्शन। तो किलो जो है बेसिकली ये एक प्रीफिक्स है 10⁻³ और बी राइट ऑप्शन है। ए में ये फोर्स का यूनिट है, न्यूटन और सेकंड कोई क्वांटिटी नहीं होती, और किलो वाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट अबाउट मैस इज करेक्ट। जो मेन पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट के, की पॉइंट्स हैं, उनको हम हाईलाइट करेंगे ताकि हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। मैथ्स के बारे में हम जानते हैं, बल्कि ऑप्शन पढ़ते हैं उससे हम देखते हैं। मैथ इज अ स्केलर एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैथ इज अ स्केलर एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन, नो, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। मैथ इज वेक्टर, मैथ इज वेक्टर, तो बी सी डी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, bob of a simple pendulum is pulled horizontally by a force that is equal to weight of the bob. Which diagram shows the angle between pendulum thread and vertical? तो इसमें दो चीजें वो बता रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है ना, कॉन्टिन्यूस ब्लैक लाइन है, ये बेसिकली पेंडुलम थ्रेड है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल है। इनके दरमियान हमने एंगल जो है वो बताना है क्या होगा। अब इस पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। एक ये थ्रेड की वजह से टेंशन की फोर्स, थ्रेड को बना लेते हैं, इसके टेंशन फोर्स को जरा मैं शो कर देता हूँ। ये टेंशन है। एक वेट फोर्स है डाउनवर्ड, ये जो फोर्स है जिसको उसने राइटवर्ड अप्लाई किया है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वेट के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से इस फोर्स को ऐसे ड्रॉ करें तो ये एक ऐसी ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं, वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स यानी वेट फोर्स और राइटवर्ड फोर्स दोनों इक्वल है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल बनी है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में हमने ये बात पढ़ी है कि ऐसी फोर्स, सॉरी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो इट मींस कि अगर हम इसे ट्राइंगल इसकी बनाएं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी, इसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल है। और दूसरी बात, इन साइड एंगल्स का जो सम है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में वो 180 डिग्री होता है। तो इट मींस दिस इज 90 डिग्री। ये एंगल थ्रेड और वर्टिकल के दरमियान ये एंगल हमने बताना था। तो ये अगर 90 है तो ये एंगल 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। इट मींस पेंडुलम थ्रेड और वर्टिकल के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा। तो इट मींस सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a student takes 20 minutes to walk from x to y at a speed, जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं, ये टाइम है, ये स्पीड गिवन है। she turns 90 डिग्री यानी डायरेक्शन चेंज की at y and walks at a speed for 15 minutes to reach z. What is her average speed from x to z? हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड को। तो सबसे पहले ये बात हमारे माइंड में आएगी कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको डिफाइन करने या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। तो इट मीन ये जो 90 डिग्री है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। अब यहाँ पे यहाँ पर डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी टी।
तो वी और टी दोनों पोजीशन में, दोनों मोशन में गिवन है, तो सबसे पहले इस वी टी का डिस्टेंस फाइंड करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आएगा 60। उसके बाद ये जो y टू z मोशन है इसका डिस्टेंस फाइंड करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी 60। तो x टू y का डिस्टेंस और y टू z का टोटल डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 15 मिनट्स और ये 20 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 35 मिनट्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन बी होगा। जब भी एक से ज्यादा डिस्टेंस आ जाए, स्पीड आपने फाइंड करनी हो, तो उसका जो इजी वे है, जितने डिस्टेंस है उनको सिंपली हमने ऐड कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, a car is at rest by a red traffic light. When light changes to green, car starts moving. Graph represents motion of car. Car has constant acceleration. हमने बताना है कि x और y पर कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम प्लॉट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि x एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो x एक्सिस पर टाइम ही प्लेस होगा। y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी हम प्लेस करेंगे, यहाँ पर y एक्सिस के लिए दो क्वांटिटीज गिवन है, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम तो x एक्सिस पर ही होगा इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से। अगर मैं यहाँ पर स्पीड को पुट करूं, प्लेस करूं, तो देखें उसने बात की है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कांस्टेंट उस वक्त होता है अगर स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे। लेकिन इस लाइन में देखें कि जो स्पीड है वो उसके जो इंक्रीज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जब भी कर्व लाइन आती है, ग्राफ कर्व वाला होता है, उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो स्पीड इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, तो इट मींस के एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब हम y एक्सिस पर स्पीड को पुट नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है डिस्टेंस, तो इट मींस डिस्टेंस इज द राइट ऑप्शन। डिस्टेंस को हम पुट करेंगे। डिस्टेंस टाइम से जो इसकी स्लोप है वो हमें स्पीड के बारे में बताएगी, और स्पीड से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, और स्लोप से फर्दर इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सिंपल वे में आपको पता चल जाएगा कि dt का ग्राफ होगा या vt का ग्राफ होगा। इसका मतलब है कि x एक्सिस पर टाइम आएगा और y एक्सिस पर डिस्टेंस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स विदाउट एयर रेजिस्टेंस. Its position at equal time intervals is shown by a sequence of dots. Which sequence of dot is correct? फॉल कर रहा है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हर इंटरवल पर इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि जब स्पीड इंक्रीज करेगी, तो हर इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा वो भी लाजमी जो है वो इंक्रीज करेगा। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान का डिस्टेंस जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए को स्कैन करें, फौरन एंड पे आके देखें कि ये डिस्टेंस इनका डिक्रीज होना शुरू हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। बी में यहाँ पर डिस्टेंस इस इंटरवल में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, नॉट पॉसिबल। सी में ओवरऑल डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर हम डिस्टेंस की ही बात मैं ये कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन में हर दो इंटरवल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो देखें इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और यही कंडीशन हमने डिस्कस की थी। दैट इज व्हाई डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, सम गैस ट्रैप इन ए कंटेनर इज कंप्रेस्ड. गैस को कंप्रेस किया है। जब भी गैस को कंप्रेस करते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी में चेंज आती है, जल्दी से सोचें, स्कैन करें अपने माइंड को फौरन। कंप्रेस मींस वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, ये बी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज। वेन एवर गैस इज कंप्रेस्ड वॉल्यूम डिक्रीजेस। चले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ये सेकंड इंफॉर्मेशन उसने हमने प्रोवाइड की है। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और गैस की बात की है तो इट मींस बॉयल्स लॉ यहाँ पर होल्ड करेगा, विच मींस P इज इक्वल टू कांस्टेंट। विच प्रॉपर्टी ऑफ द गैस डजंट चेंज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। अब देखें, प्रेशर जो है और उसका बिहेवियर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है। और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से जो डेंसिटी है मैस और वॉल्यूम वो भी चेंज होगी, तो वॉल्यूम ये डेंसिटी जो है ये भी चेंज होगी। बी और सी रह गए। सी में देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन, प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स की कोलिजन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी है, तो पार्टिकल्स की कोलिजन की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होगी। रह क्या गया है, मैस। मैस के बारे में हमें वैसे भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो सेम ही रहता है हर जगह पर, तो इट मींस मैस डजंट चेंज। क्वेश्चन नंबर 8, ए कार हैज ए वेट of 8000 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द कार। तो वेट और मास में क्या रिलेशन है, W इक्वल्स mg, m इज इक्वल टू W बाई जी। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, तो 9.8 पुट करेंगे तो 820 के करीब करीब आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, a lorry is traveling along a straight horizontal road, constant driving force on the lorry is 80 kilonewton and total resistive force is 20 kilonewton. Which row describes the motion of the lorry and gives the resultant force। हमने resultant force फाइंड करनी है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा फोर्सेस को अब हमने सॉल्व करना है। ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड है, ये वाली है 80 किलो न्यूटन, तो जो रेजिस्टिव फोर्स है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेजिस्टिव फोर्स की मोशन हमेशा ऑपोजिट होती है 20 किलो न्यूटन। तो जब रिजल्टेंट फाइंड करना हो, ये बात मैंने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको ऐड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, और उसके बाद जो आंसर है वो आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मींस लॉरी इज एक्सेलरेटिंग। राइट ऑप्शन इज ए। As a cyclist uses brakes on a bicycle, energy is transferred from kinetic to thermal store, which causes transfer of energy. Friction, जब भी थर्मल एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी मोशन में फ्रिक्शन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 11, extension of a spring is measured as the load stretched, it is increased, graph shows the result। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये हमने बतानी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो है उस वहां तक होती है जहां तक एक मुकम्मल स्ट्रेट लाइन हो। तो ए पर भी स्ट्रेट लाइन है, बी पर भी स्ट्रेट लाइन है, बी से आगे एक कर्व है, तो इट मींस के लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मींस बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सैटेलाइट कॉजिंग दिस सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बेसिकली सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सैटेलाइट जो है वो बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द अर्थ है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, a uniform beam is pivoted at its center and balanced by three weights as shown, what is the distance x। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का क्वेश्चन है। ये पिवट है, और पिवट के राइट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो ये क्लॉकवाइज मोशन होगी,
और पिवट के लेफ्ट साइड पे जो है, अगर इसको हम मूव करवाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरह। ये जरा मैंने शो किया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसे पता चलता है। राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ से एक बात डिस्कस करते हैं। टॉर्क का फार्मूला जो होता है वो होता है आर एफ। एफ फोर्स है, आर जो है मोमेंट आर्म है। और मोमेंट आर्म की स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है कि ये हमेशा पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस होता है। ये बात मोमेंट आर्म के बारे में आपने याद रखनी है कि मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो पॉइंट जहां पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो लाइन ऑफ एक्शन है। तो इट मींस के राइट साइड की 2 न्यूटन फोर्स के लिए जो डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, वो एक्यूरेट है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 60। अब ये आए लेफ्ट साइड पे 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, अब 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 जो है ये लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान का डिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐड होगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एक्स होगा या क्या होगा, ये हमने देखना है। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि जो आर है वो लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है आर। ये डिस्टेंस है बेसिकली जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं नेम दे लेता हूं डी का। इट मींस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यानी ये x और 5 दोनों इसमें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम d को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम x को फाइंड कर लेंगे। तो आपने मेन पॉइंट ये याद रखना है, जब भी डिस्टेंस फाइंड करना हो पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 2d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d आएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब x को फाइंड करेंगे, अब देखें ये 22.5 सेंटीमीटर भी आंसर है, लेकिन ये d है, यानी मोमेंट आर्म है 2 न्यूटन की फोर्स के लिए, x नहीं है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, d माइनस 5 कर देंगे, d माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो जब सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट जो है उसका खास ख्याल रखना है कि वो कौन कौन से डिस्टेंसेस गिवन है। अगर आपने मोमेंट आर्म को स्कैन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। सी ऑप्शन है, ये जस्ट एक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है। जहां पर मैस ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस ज्यादा होती है, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रॉली एक्स ऑफ मैस 2 kg इज मूविंग टू द राइट। मैस गिवन है और स्पीड गिवन है। ट्रॉली वाई ऑफ मैस इज मूविंग टू द लेफ्ट, डायरेक्शन भी गिवन है। दैट ट्रॉलीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, ये स्टिक का कॉन्सेप्ट आ गया। Collision takes a total time of 0.20 second. What is the average force acting on the trolley X during this collision? हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है जो ट्रॉली एक्स पर एक्ट करेगी। तो एवरेज फोर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिजिकल टाइम में नहीं होगा। अब यहाँ से देखें, मैस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। ट्रॉली वाई के लिए भी मैस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो होता है मोमेंटम। तो इट मींस कि हमें ट्रॉली एक्स और ट्रॉली वाई का मोमेंटम गिवन है, टाइम भी गिवन है और फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो जल्दी से स्कैन करें कि मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से ही हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। तो ये एक रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ है, 9th क्लास में आपने ये किया होगा। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रॉली एक्स, तो हमें ट्रॉली एक्स का ही मोमेंटम रिक्वायर है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख देते हैं।
इट मीन्स हमें ट्रॉली एक्स का फाइनल मोमेंटम भी रिक्वायर है, इनिशियल मोमेंटम भी रिक्वायर है और टाइम वो गिवन है। तो ट्रॉली एक्स का जो ये वाला मोमेंटम है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी 4 न्यूटन सेकंड लिख लें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लें, मैं यूनिट नहीं लिख रहा। अब इसका फाइनल मोमेंटम सबसे पहले हमने फाइंड करना है, और फाइनल मोमेंटम जो ये स्टिकिंग हुई है इसमें हमें इंफॉर्मेशन एक मिलेगी। तो देखें इसका जो फाइनल मोमेंटम है उसका फॉर्मूला भी एम वी ही होगा। एम जो है वो 2 है, वी क्या है? जब बॉडी स्टिक हो जाती है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो अब इंडिविजुअल नहीं रहती, बल्कि वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो हमने वो कॉमन वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करनी है स्टिक होने की वजह से। कॉमन वेलोसिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओ सॉरी टोटल मास। ये एक कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यहां से याद रखना है, बल्कि प्लस का साइन अभी मैं नहीं लगा रहा। अब देखें इस केस में, कॉमन वेलोसिटी के केस में हमने मोमेंटम इन दोनों बॉडीज का लेना है। फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है P1 जो है वो 4 है, सेकंड बॉडी का मोमेंटम है 1, और इनके जो मैसेज हैं वो हैं 3। अब यहां पर साइन क्या आएगा? देखें मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बॉडी का मोमेंटम राइट साइड की तरफ है, इस बॉडी का मोमेंटम लेफ्ट साइड पर है। तो इट मींस के मोमेंटम दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, अगर वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो 4 - 1 3, 3/3। तो जो वेलोसिटी है आफ्टर स्टिकिंग टुगेदर, वेलोसिटी जो है वो 1 हो जाएगी। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो 2 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम 4 है, तो 2 - 4 डिवाइडेड बाय 0.20 सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ये दोनों होती सेम डायरेक्शन में तो हम इनको ऐड कर देते। ये पॉइंट्स हैं, ये आप लोग राइट डाउन भी साथ साथ कर सकते हैं, ये ओवरऑल आपको आपके लिए फायदेमंद होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, An object of mass is moving at a constant speed. It has kinetic energy. स्पीड हमने फाइंड करनी है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 10। 2 यहाँ, बल्कि इसको लिख लेते हैं एक स्टेप में। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, मैस डिवाइड होगा 5 इज इक्वल टू v²। 4 जब इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में आंसर आ जाएगा 2। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ए वाइंड अप रेडियो इज यूज्ड इन एरियाज। ठीक है, ए पर्सन वाइंड्स अ स्प्रिंग। ए पर्सन वाइंड्स अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को वाइंड किया है उसने। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जब भी आया, यहाँ पर दो एनर्जीज आती हैं। फर्स्ट वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब उसे वाइंड करेंगे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन द रेडियो यूजिंग द हैंडल, व्हेन स्प्रिंग अनवाइंड्स it makes a small coil rotate in a magnetic field. Rotation means motion. Which energy transfer is not useful for this radio? वाइंडिंग की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ए ऑप्शन इज यूजफुल। बी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये यूजफुल नहीं होगी बिकॉज थर्मल एनर्जी हमेशा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, ये यूजफुल नहीं होती। केमिकल इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी भी यूजफुल होती है अगर यहाँ पर सेल्स हैं या बैटरी है। तो उसने जो नॉट यूजफुल की बात की थी, तो थर्मल एनर्जी ही होती है जो नॉट यूजफुल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, दिस इज आल्सो यूजफुल एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज द राइट। Question number 18, energy is transferred in a filament lamp at a rate of 60 watt
एनर्जी ट्रांसफर जो है 60 वॉट, यानी कि ये पावर गिवन है, एनर्जी एट ए रेट, ये पावर है। लैंप वेस्ट एनर्जी एट ए रेट ऑफ 46 वॉट, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। हमने एफिशिएंसी बतानी है क्या होगी, क्योंकि पावर है तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट। जो गिवन वैल्यू है, जो हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, वो इनपुट होती है। 60 वॉट इज इनपुट। आउटपुट क्या होगी? आउटपुट पावर या आउटपुट जो है वो होती है जो यूजफुल वर्क हो, यूजफुल एनर्जी हो या यूजफुल पावर हो। जो यूजफुल थिंग होगी वो आउटपुट होती है। तो 46 तो वेस्ट हुई है, वेस्ट वाली चीज तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो आउटपुट के लिए यूजफुल का वर्ड आपने याद रखना है। तो यूजफुलनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 माइनस 46, तो ये आ जाएगा 14। तो आउटपुट जो है वो 14 होगी, इनपुट 60, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, लिक्विड इज हेल्ड इन ए सिलेंडर, डायामीटर गिवन है, बेस का मास गिवन है, एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज mg, एंड एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ सिलेंडर यही होता है पाई आर स्क्वेयर। क्योंकि डायामीटर गिवन है, डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायामीटर। तो यहाँ पर हम mg ओवर पाई डी स्क्वेयर बाय 4 पुट कर देंगे। डी बाय 2 का स्क्वेयर होगा तो डी बाय 4 आ जाएगा, डी स्क्वेयर बाय 4 आ जाएगा। डी स्क्वेयर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और 4 जो है वो डी स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसे हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, 4 mg डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वेयर, तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फाइंड करना है, डेंसिटी गिवन है। तो प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, रो भी गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 है। एच क्या होता है? ये जो सरफेस है मरकरी के कॉलम की, यहां से लेकर ये जो हाइट है ना, ये वाली, ये बेसिकली एच होती है। ऊपर वैक्यूम है ना, तो जब इसको हमने इन्वर्ट किया तो ये लिक्विड जो है डाउनवर्ड आ जाता है। इस सरफेस से लेकर ये जो मरकरी जिस बाथ में डाला हुआ है, इसकी सरफेस तक की जो हाइट है ये एच होती है। तो एच बेसिकली 760 मिलीमीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज ट्रैप इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, यानी बाहर नहीं जा सकती एयर उसमें से। बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल वेट, एयर कैन बी compressed by placing masses on the top of the piston. A mass of 1 kg is placed on the piston and volume decreases from this value to this value. Which statement is correct? Adding another 1 kg mass decreases volume by less than 10 meter centimeter cube. यही ऑप्शन राइट है, बिकॉज जब आप इस पर पहली दफा मैस पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब दोबारा 1 kg का मैस हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर, तो ऑल दो प्रेशर पहले ही इंक्रीज हो चुका है, तो प्रेशर और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम की जो डिक्रीज है वो 10 से लेस होगी। क्वेश्चन नंबर 22, a substance has a melting temperature and a boiling temperature. In which state does the substance exist at minus and this temperature? ये दोनों टेम्परेचर हमें क्या बता रहे हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन फिगर आउट करनी है। -17 और -10 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स कि -10 डिग्री सेल्सियस जो है वो हायर टेम्परेचर है देन -17 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज -10 इज लेस नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव मीन्स इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वार्म होगा सब्सटेंस को। इट मींस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है तो सब्सटेंस मेल्ट करेगा, तो एट -10 डिग्री सेल्सियस वो लिक्विड ही होगा, मेल्टिंग हो रही है।
एंड 117 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर है और 110 डिग्री सेल्सियस पर बताना है, तो इट मीन्स के बॉइलिंग से कम का टेम्परेचर है, तो इट मीन्स इट इज आल्सो लिक्विड। तो 22 में सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, thermal energy supplied at a constant rate, initially solid. Graph shows temperature versus time. In which section graph does the substance absorb latent heat? ये कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है? लेटेंट हीट होती है एक लिक्विड जो है वो हीट को तो एब्जॉर्ब करे लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर स्टेज सेम। तो अब यहां से हमने देखना है कि टेम्परेचर जो है, तो इसमें हमने देखना है कि किन दो पॉइंट्स पर टेम्परेचर जो है वो सेम है, क्योंकि ऑप्शन में दो दो पॉइंट्स हैं। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वही रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट टेम्परेचर को, जो एक एक्स है एक जी है। इट मींस कि लेटेंट हीट जो है वो एक्स और जी वाला जो सेक्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्स एंड जी मींस सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 24, a piece of paper torn out of exercise book, which process is described? Average kinetic energy of molecule decreases. Space between them decreases and when they move downward. तो कंडक्शन सॉलिड्स के दरमियान होती है, कन्वेक्शन जो है ये फ्लूइड्स में होती है, इवेपोरेशन एक अदर प्रोसेस है, रेडिएशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होती है। तो मॉलिक्यूल्स का वर्ड आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज की है, तो इट मींस दिस इज फॉर फ्लूइड एंड फ्लूइड के लिए कन्वेक्शन यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 25, a ray of light passes from air to glass, which arrow shows the direction of ray in air? ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है, यानी लेस डेंस। ग्लास मोर डेंसर है, एयर लेस डेंसर है। और जब लाइट वेव जब भी डेंसर से लेस डेंस में जाती है तो लाइट वेव जो है अपने नॉर्मल से अवे मूव करती है। इसका मतलब है ये रे ऑफ लाइट जो है अपने नॉर्मल से अवे मूव करेगी। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये ए वाली लाइन ही नॉर्मल बन जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। नॉर्मल टू ए बी जो है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी नहीं होगा। सी बिल्कुल स्ट्रेट है, नॉट पॉसिबल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज द एक ही बचता है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, ए शॉर्ट साइटेड स्टूडेंट, ये एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। शॉर्ट साइटेडनेस जो है ये बतानी है हमने, इसमें हमने इमेज बताना है कहाँ बनता है और लेंस कौन सा यूज करेंगे। अगर ये रेटिना है तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है रेटिना के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो इमेज बनता है। बिल्कुल रेटिना के ऊपर नहीं बनता, उससे पहले बन जाता है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है इमेज, और उसके लिए हम लेंस ऐसा यूज करेंगे जो लाइट वेव्स को डाइवर्ज करे, फैलाए, ताकि ये इमेज जो है बढ़कर रेटिना पे चला जाए। तो इट मींस इन फ्रंट ऑफ रेटिना और डाइवर्जिंग लेंस हमें रिक्वायर होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगर फॉर साइटेडनेस होगा तो बिहाइंड द रेटिना बनेगा और उसके लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टूडेंट मेक्स फोर स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड वेव्स। दे कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई, नो। इंफ्रारेड रेज को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ विब और व्हाइट लाइट को देख सकते हैं। दे ट्रेवल एट 330 मीटर पर सेकेंड, नो। इनकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, एयर में। दे आर ट्रांसवर्स, यस। इंफ्रारेड रेज जो है वो ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स मींस क्रस्ट और ट्रफ वाली वेव्स वेव्स होती हैं इंफ्रारेड रेज, तो ये यस। दे आर यूज्ड बाय इंट्रूडर अलार्म्स, यस। किसी जगह अगर कोई इंट्रूडर आ गया है तो कोई भी इंट्रूडर की जो बॉडी है ना, कोई भी इंट्रूडर है उसकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेस को एमिट करती है। कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम हमारे अंदर से ना इंफ्रारेड रेस जो है वो बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो इसलिए इंट्रूडर अलार्म्स में इंफ्रारेड रेस को हम यूज करेंगे। तो
3 एंड 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हैं, तो इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पार्टिकल्स की मोशन और वेव्स की मोशन जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो साउंड वेव्स इन वाटर ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, दिस इज द राइट ऑप्शन। अल्ट्रावायलेट रेज ट्रांसवर्स होती हैं, वेव्स ऑन वाटर सरफेस ये भी ट्रांसवर्स होती हैं। एक्स रेज, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 में पर्सन हियर्स एन एको आफ्टर अ साउंड हिट्स अ सॉलिड क्लिफ फेस व्हिच कॉजेज एन एको। रिफ्लेक्शन, यहाँ से साउंड वेव जाएगी, जब इसके साथ टकराएगी, हिट करेगी, हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होके जब वो हमें वापस सुनाई देगी वही एको होती है, तो रिफ्लेक्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिक स्ट्रिप इज रब्ड विद क्लॉथ। एक स्ट्रिप है, क्लॉथ है, एंड प्लास्टिक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज मींस प्लास्टिक के पास मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं देन प्रोटॉन्स। मींस कि जब क्लॉथ और स्ट्रिप को हमने रब किया तो क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए प्लास्टिक स्ट्रिप में, जिसकी वजह से स्ट्रिप पर नेगेटिव चार्ज आ गया और क्लॉथ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लॉथ टू प्लास्टिक, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर चार्ज्ड। इसमें हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 32, electrical work done by a source in moving a unit charge along around a complete circuit। कंप्लीट सर्किट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, किसी कंपोनेंट के लिए आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 33, four 1.5 volt cells are connected in a circuit, switch is closed, what is the reading on voltmeter। इस तरह के केसेस में आपने ये देखना है कि एक सेल का टर्मिनल और दूसरे सेल के जो टर्मिनल्स कौन कौन से अटैच हैं। अगर दो सेल्स के ऑपोजिट टर्मिनल्स अटैच हैं तो उनकी जो ईएमएफ या पोटेंशियल है उसको हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी ईएमएफ को भी हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ वाला सेल है, ये मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। फोर्थ वाले सेल में देखें कि थर्ड और फोर्थ सेल के जो सेम टर्मिनल्स हैं वो अटैच हैं, तो अगर सेम पोलैरिटी अटैच होगी तो हम उसको माइनस करते हैं, अगर ऑपोजिट पोलैरिटीज अटैच हैं तो हम उन पोटेंशियल्स को ऐड कर देते हैं। तो इट मींस अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऑप्शन हमारे जो आंसर है वो हो जाएगा 3 वोल्ट, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, ये एक सर्किट है, इसमें तीन करंट्स हैं, I1 I2 और I0 है, तीन वोल्टेजेस हैं, विच रो गिव्स वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होंगी तो सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम होता है, तो इट मींस I1 और I2 ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। V0 किसके इक्वल होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, वो हम दोनों को ऐड करके फाइंड आउट करते हैं, तो सम ऑफ V1 एंड V2, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, करंट इन ए होम कंप्यूटर वेरीज बिटवीन दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ मोस्ट सूटेबल फ्यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर। सूटेबल वैल्यू हमेशा वो होती है जो मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज हो। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज वैल्यू 1.5 है और 13 है, 13 तो बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये सूटेबल नहीं है, तो एक सिंगल वैल्यू रहती है वो सूटेबल है 1.5, यानी मैक्सिमम वैल्यू के जो वेरी क्लोज हो वो सूटेबल वैल्यू होती है, इससे थोड़ी ज्यादा रखी जाती है प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ड्रॉ द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी
डायग्राम्स गिवन है, स्टूडेंट्स डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। ये एक स्ट्रेट वायर है, अगर ये करंट जो है अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल हम यूज करते हैं। थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एरो करंट को शो कर रहा है, ठीक है। और फिंगर्स को आपने कर्ल करना है अराउंड दिस वायर। तो जब इस केस में आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फिंगर्स की जो कर्ल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। और इस केस में जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जो है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और सेकंड केस, अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड है, थंब को आप डाउनवर्ड प्लेस करें और फिंगर्स को अगेन आप कर्ल करें अराउंड द वायर, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी क्लॉकवाइज। तो इट मींस या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अब देखें ए में एंटी क्लॉकवाइज है, ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। और थ्री में क्लॉकवाइज हैं तो ये भी पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इट मींस 1 और 3 जो है जो पैटर्न शो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है। दैट इज बाय बी इज द राइट ऑप्शन। 37 which row identifies the positive and negative particles in an atom। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रॉन जो है उन पे कोई चार्ज नहीं होता। जस्ट एन इंफॉर्मेशन। 37 का ऑप्शन ए। 38 nuclide notation of certain isotopes of element is given। what is the total number of protons, neutrons and electrons in neutral atom। जब भी एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इक्वल होते हैं। अच्छा देखें, ये क्यू कोई एक न्यूक्लियाइड है आर एंड जी। दिस जी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, आर माइनस जी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन जी हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जी होंगे, और नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जी होंगे बिकॉज एटम इज अ न्यूट्रल। तो हम इनको ऐड कर देते हैं, आर माइनस जी प्लस जी प्लस जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जी से कैंसिल, तो रिमेनिंग हो जाएगा आर प्लस जी या जी प्लस आर। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग डिस्टेंस के केस में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन। A student spills ink on the page in a textbook that defines red shift। इसे हाईलाइट करते हैं। Ink covers the three important words 1, 2 and 3। हमने बताना है कि इसमें 1, 2, 3 में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। तो रेड शिफ्ट में जो रेड कलर है वो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। रेड कलर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विजिबल लाइट का जो है स्पेक्ट्रम है उसमें होता है रेड कलर। रेड कलर की जो वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम में वो लार्जर होती है। इफ वेवलेंथ इज लार्जर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी स्मॉलर। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन मिली, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो लार्जर है, फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है। अब ये जो थर्ड वाला कॉलम है ये क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको यूं समझाता हूं। ये अर्थ है, ये स्टार है। स्टार में से जो रेडिएशन एमिट होंगी अर्थ जो है उसको ऑब्जर्व करेगी, स्टार या गैलेक्सी जो भी है। और स्टार का कोई एक कलर शो होगा, कई दफा वो रेड कलर का शो होता है, कई दफा ब्लू कलर का शो होता है। उसकी रीजन क्या है, अगर एक स्टार जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करे तो जो रेडिएशन अर्थ ऑब्जर्व करेगी स्टार्स की वो लार्जर वेवलेंथ वाली होगी। वेवलेंथ उसकी लार्जर होगी बिकॉज
स्टार अगर अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहा है या रिसीड कर रहा है, तो स्टार और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो वेवलेंथ अर्थ पर ऑब्जर्व होगी वो लार्जर होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर एक स्टार जो है टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ और स्टार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब जो अर्थ है स्टार से आने वाली रेडिएशन जो है कैसे ऑब्जर्व करेगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन ऑब्जर्व करेगी, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इज डिक्रीजिंग। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो रेड शिफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी। और जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो इट मींस के ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ या रिसीडिंग। ठीक। तो इस केस में अब पहला देखते हैं, सारे दे हम डिस्कस करते हैं। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी नॉट अ राइट ऑप्शन, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ठीक है, अप्रोचिंग नो, ये रिसीडिंग हो रही है, अवे फ्रॉम अर्थ मूव हो रहा है। और एन इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड रिसीडिंग, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और रिसीड कर रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा है। डी ऑप्शन में क्या है, इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड अप्रोचिंग, इट इज नॉट अ राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन सी होगा। इस इंफॉर्मेशन को आपने याद कर लेना है, ये स्पेस फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको काफी हेल्प आउट करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा P1 का पेपर। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट है थ्योरी पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।